हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स दैट विल हेल्प यू साउंड स्मार्टर व्हेन इट कम्स टू योर इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में भी यू विल साउंड स्मार्टर. एंड स्पेशली इफ यू आर गेटिंग इनटू द बिजनेस वर्ल्ड, यू शुड नो दीज टर्म्स अगेन टू मेक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस. तो कुछ चीज़ें जार्गन लग सकती हैं बट वो जार्गन नहीं है. दीज आर थिंग्स दैट यू कैन बिल्ड इनटू योर स्ट्रैटेजीज, योर आउटपुट, जो भी रीजनिंग होगा वहाँ पे कर सकते हैं. So let's start with the first part. The first term that we're talking about, it's called sustainable competitive advantage. अब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टर्म लगेगा, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बट दिस इज बेसिकली समथिंग दैट वी कॉल अ मोट, MOAT. मोट क्या होता है? पहले ज़माने में क्या होता था, अगर मेरे पास एक फोर्ट है, एक कासल है, तो उस कासल के अराउंड ज़मीन जो थी उसको डिग करते थे और उसके अराउंड पानी डाल देते थे, सो दैट पीपल आर नॉट एबल टू गो फ्रॉम वन साइड ऑफ द कासल टू इनसाइड द कासल. अब उसके बाद कैटापुल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई थी, बट दैट वाज बेसिकली द मोट. सो हर एक बिजनेस के अंदर यू शुड हैव अ मोट दैट एग्जिस्ट्स, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अब इससे क्या होगा, कोई भी कॉम्पिटिशन होगा वो उस मोट को ब्रेक नहीं कर पाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी सेफ. सो इवन इन ट्राइंग सर्कमस्टांसेस योर बिजनेस विल बी सेफ. दैट इज सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सस्टेनेबल जो बहुत टाइम तक चले, एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समथिंग दैट गिव्स यू एन एज ओवर योर कॉम्पिटिशन. The second term that I'm going to talk about is called blue ocean strategy. अब इसके बारे में बहुत लोगों को पता होता है, बट ब्लू ओशन के ब्रॉडली दो डेफिनेशंस हैं. द फर्स्ट थिंग इज यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू जिसके बारे में किसी ने आज तक सोचा ही नहीं है. सो इट्स अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसके बारे में नोबडी हैज एनी क्लू, एंड यू आर कमिंग अप विद अ प्रोडक्ट, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट दैट एग्जिस्ट्स. कुछ जगह पे ये होता है जहां पे एग्जिस्टिंग मार्केट है, बट सडनली यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सेपरेट नीश व्हेन इट कम्स टू दैट पर्टिकुलर बिट. सो एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है, लेट्स से देयर इज टूथपेस्ट का मार्केट है, बट यहां पे मैं बोल रहा हूं कि आई एम गोइंग टू गिव यू नमक वाला टूथपेस्ट. नाउ दैट इज समथिंग जिसमें मेरा कॉम्पिटिशन ही नहीं है, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ ब्लू ओशन आउट ऑफ नोवेयर. सो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इज जहां पे यू आर ट्राइंग टू कम अप विद समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज ऑफ विच यू हैव नो कॉम्पिटिशन व्हाट्सोएवर. Now we'll move on to the third term. It's called corporate social responsibility. Now all those of you who are going to go for interviews, I am pretty sure that you are going to be asked this question in one way or the other कि companies करती क्या हैं, कैसे मतलब environmental impact होता है, कैसे society पे impact होता है चीज़ों का. एंड यहाँ पे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, येस देयर आर सम टर्म्स दैट आर प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट, एंड जिनको भी पता है कि कितना परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू होना चाहिए या कितनी बड़ी कंपनी होनी चाहिए सो एज टू बी एलिजिबल टू डू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हु इज फोर्स्ड इन अ वे टू डू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितना परसेंटेज होता है, 1%, 2%, 5%, कितना होता है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल कीप एन आई ऑन द कमेंट्स. ऑल्सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट इज एसेंशियली अ बिजनेस एंड सोशल इज द सोसाइटी. तो कॉर्पोरेट का सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दैट इज बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Now there are a lot of organizations that do a lot of things, so you have to understand what all are the examples. So as additional reading, read up on a lot of things that I am going to talk about, जो आगे मैं बताऊंगा in terms of say ITC का e-chopper वाला आइडिया, या फिर HUL के शक्ति अम्मास जो हम बात कर रहे हैं, नन्ही कली करके there is a foundation that exists. You have something called as एजुकेशन फॉर ऑल, EFA. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अंडरस्टैंड व्हाट CSR इज, हाउ दीज थिंग्स वर्क, एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ लॉट ऑफ गुड एग्जांपल्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टफ इन योर इंटरव्यूज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. It's called TAM and critical mass. अब TAM और critical mass are two different things, but I thought that चलो we'll talk about people. We will talk about the kind of number of people that we need to have so as to be sure that we have achieved or we have a good business model per se. So TAM का मतलब क्या होता है? TAM is essentially total addressable market. अब total addressable market का मतलब क्या हो गया? Who exactly is going to use your product or who exactly is going to use your service? So let's say for example I am talking about people who are going to study for CAT. तो मैं अगर CAT preparation program बना रहा हूँ, then I am essentially telling you that my total addressable market is all those people who are in a way eligible to take the CAT. तो अगर फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल टू टेक द कैट एंड उसके आगे के लोग, तो सारा का सारा मेरा बन जाता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट. अब उसमें से कितने लोग एक्चुअली कैट देंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वी नो दैट द टोटल एड्रेसेबल मार्केट इज बेसिकली गोइंग टू बी सच अ लार्ज पूल, जहां पे मतलब वी हैव पीपल हु आर इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड हु एस्पायर टू परस्यू मैनेजमेंट एजुकेशन, लेट्स से. तो वो है.
क्रिटिकल मास ऑन द अदर हैंड इज, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चैनल पे या मेरे पास एक कोई प्रोडक्ट को लेके आई हैव वन पर्सन हु इज बाइंग इट, टू पीपल हु आर बाइंग इट, थ्री पीपल हु आर बाइंग इट, सो देयर शुड बी अ सिग्निफिकेंट मास ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग दैट प्रोडक्ट, बाइंग इट एंड आर एक्टिव यूजर्स ऑफ माई पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. जैसे ही मैं उस पर पहुंच जाता हूं, जिसके बाद दी एंटायर चेन बिकम्स सेल्फ सस्टेनेबल, जिसके बाद मतलब आई नो दैट माई प्रोडक्ट इज अ सक्सेस, माई सर्विस इज अ सक्सेस, और वो सेल्फ सस्टेन कर सकता है, दैट इज बेसिकली क्रिटिकल मास. तो ये दो टर्म्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जहां पे भी यू आर एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ यूजर्स और द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, द नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू एक्सपीरियंस योर सर्विस, दैट इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ टैम और क्रिटिकल मास. Let's move on to the next one, bottom of the pyramid. So C.K. Prahalad, you might have heard this name. So he came up with a book called Fortune at the Bottom of the Pyramid. And bottom of the pyramid basically means that we are talking about the people जो socio-economic classification में सबसे नीचे आते हैं. तो ये बहुत बड़ा majority होता है. But these people have less purchasing power. तो फिर इनको कैसे influence करना चाहिए? So any brand that manages to crack the bottom of the pyramid will have a good sales funnel purely in terms of volume. तो यहाँ पे क्या क्या strategies use कर सकते हैं? So I'm pretty sure you have heard of this shampoo brand called Chick, C-H-I-K. तो केविन केयर नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने इसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया हुआ था. So let me know in the comment section what is it that you know about Chick shampoos which sort of tells you about the bottom of the pyramid वाला concept. Let's move on to the next one. इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू ओन अ फैक्ट्री. अब तुम्हारे फैक्ट्री के अंदर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक एम्प्लॉइज काम करते हैं. You have the machinery that exists, you have the godown space that exists to keep your finished products, you have orders in the pipeline. तो मैं क्या करूंगा? मुझे स्केल अप करना है. तो मेरी मशीन तो ऑलरेडी काम कर ही रही है 8 घंटे. देयर इज नो रीजन व्हाई आई शुड नॉट मेक इट वर्क फॉर अनदर 8 आवर्स. So what will I do? I will use the same set of machinery. I will employ a fresh batch of people. तो shifts में काम कराएंगे लोगों से and I will ensure that मैं उसको scale कर रहा हूँ. तो स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? या तो मैं एग्जिस्टिंग सेटअप को बहुत अच्छे से यूज कर रहा हूँ या फिर आई एम रेप्लिकेटिंग द सेम थिंग एवरीवेयर सो दैट आई कैन स्केल माई बिजनेसेस अप क्विकली. सो लेट्स से मेरा एक फैक्ट्री है यहाँ पे जो काम कर रहा है, अगर सेम चीज सेम डिमांड मेरे दूसरे सिटी में भी एग्जिस्ट करता है, आई विल हैव अनदर फैक्ट्री देयर विच विल मैन्युफैक्चर द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम काइंड ऑफ रॉ मटेरियल. तो मैं वहां पे स्केल अप करने की कोशिश करूंगा. सो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या हो गया? आई एम नॉट इनकरिंग अ लॉट ऑफ एडिशनल कॉस्ट. आई एम यूजिंग माई existing expertise or existing setup and creating more value for the organization. तो इसको बोलते हैं economies of scale. Let's move on to the next one. Capital allocation strategy. Capital allocation strategy as the name suggests काफी broad सा term है, but capital allocation strategy का मतलब है तुम्हारे पास कुछ business capital होगा. You might have pooled in your own money or you might have taken a debt. You might have given away some part of your company in lieu of equity. तो इक्विटी मैंने दिया होगा इन टर्म्स टू गेट सम फंडिंग. तो ये सब चीजें मैंने की होंगी. तो अब वो जो मेरे पास कैपिटल है उसको मैं कैसे एलोकेट करता हूँ? हाउ मच एम आई पुटिंग इनटू से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाउ मच एम आई पुटिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग, हाउ मच एम आई गिविंग बैक टू द इन्वेस्टर कम्युनिटी, हाउ मच एम आई गिविंग इट टू माई स्टेक होल्डर्स. तो ये सारी चीजें होती है मेरा कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी. तो मेरे पास कुछ कैपिटल है ना, इसके बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं. कैपिटल नीड नॉट जस्ट मीन फाइनेंशियल कैपिटल, इट माइट ऑल्सो मीन ह्यूमन रिसोर्सेज. तो ये सारी चीजें, मेरा इंटेलिजेंस, लेट्स से फॉर एग्जांपल द काइंड ऑफ ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स दैट आई हैव, तो वो मैं कैसे एलोकेट करता हूँ, ऑल दोस कम अंडर कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी. जनरली इसको फाइनेंस के टर्म्स में ही डील किया जाता है, बट यू कैन एक्सपैंड द डेफिनेशन टू फिट इन मोर थिंग्स विद इन द कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी दैट एग्जिस्ट्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. अब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का क्या मतलब बनता है? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मतलब एक लाइफ के अंदर एक कस्टमर कितना वैल्यू देगा तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए. So let's say for example in my case if I am floating an MBA entrance test prep program, तो उसका लाइफ टाइम वैल्यू तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, because someone will use that program, they will get into a B school and then they will not use that program again. बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक टूथपेस्ट बेच रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा? पीपल विल कीप ऑन मेकिंग दैट परचेज अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो उसको मैं बोलूंगा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. तो एक कस्टमर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, हाउ मच इज द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट दे आर गोइंग टू गिव टू द बिजनेस दैट वी हैव, दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जिसको CLV करके भी बोलते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव, नंबर 9 दैट वी आर गोइंग टू हैव, ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक ग्रोथ. अब बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सारी चीज़ों के बारे में बात जब करते हैं, तब ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक वो होता है जो विद इन आता है,
जैसे केमिस्ट्री के अंदर बोलते हैं कार्बन, विच इज प्रेजेंट इन प्रेटी मच एवरी लिविंग बीइंग दैट एग्जिस्ट्स। एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, जो इनऑर्गेनिक होता है वो कार्बन नहीं, उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं, बट यहाँ पे कार्बन का कोई लेना देना नहीं है। सो ऑर्गेनिक इज समथिंग दैट हैपन्स फ्रॉम विद इन एंड इनऑर्गेनिक इज समथिंग दैट नीड्स एन एक्सटर्नल पुश। सो फॉर एग्जाम्पल लेट से अभी ये जो मेरा चैनल है, नाउ इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग इज मेरा ग्रोथ सारा का सारा ऑर्गेनिक है, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट, आई एम डिलीवरिंग इट टू यू गाइज, यू लाइक इट, यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू गिव मी व्यूज, यू लाइक द कॉन्टेंट, यू कमेंट ऑन दैट थिंग, तो मैं एंगेजमेंट यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। दिस इज एंटायरली ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हो जाएगा, मैं जाके बोल देता हूँ कि यार ये मेरे ना 500 लोगों को जाके बोल देता हूँ तुम सिर्फ आके सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो और मेरे सब्सक्राइबर बन जाओ, तो यू आर नॉट रियली माई कंज्यूमर पर से, बट क्या हो जाएगा, बिकॉज यू हैव सब्सक्राइब्ड आई कैन नाउ सी 500 पीपल हु आर सपोर्टिंग मी, फिर उसको देख के और लोग आ जाएंगे, तो वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो जाता है। सो ऑर्गेनिक ग्रोथ इज समथिंग दैट हैपन्स ऑर्गेनिकली विदाउट एनी इंटरवेंशन पर से, एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज समथिंग जिसके अंदर मेरे को एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू कवर, इट्स कॉल्ड सिनेरियो प्लानिंग। अब ये भी मतलब काफी जेनरिक सा टर्म है, सिनेरियो प्लानिंग एवरीबडी नोस, व्हाटएवर यू आर डूइंग इन लाइफ इज सिनेरियो प्लानिंग, बट इसको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। सिनेरियो प्लानिंग का मतलब यह है कि क्या क्या चीजें हो सकती है वंस यू लॉन्च अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड उसके अगेंस्ट मैं क्या करूंगा। सो इफ समथिंग हैपन्स तो मुझे मेरा प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, इफ समथिंग डज नॉट हैपन तो मुझे मेरा प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। If a geography doesn't pick up, do I have a backup plan? Do I have some other geography that I can target? अगर मेरे competitors ने कुछ अगर चीज कर दिया तो उसके लिए मेरे planning है कि नहीं? So all these come under scenario planning. So as a business, you will have to look at a lot of different scenarios and you will have to plan for all kinds of eventualities, because जितना ज़्यादा prepared you will be, उतना better your business model will be and उतना sustainable your business will become. So do let me know in the comment section what did you think about this video. कुछ terms हैं that you know that I have not covered in this particular video. Do let me know again in the comment section. If you like the video, you know the drill. Share it with the people whom you think will benefit from this. Do leave a like in case you like the content, and do stay subscribed to this particular channel. And I'll see you again in the next video.